बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भाग 2। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल, सह आचार्य इतिहास। आज हम बात करेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की। इससे पूर्व के अध्याय में भाग 1 में हम बात कर चुके हैं कि मुग़ल साम्राज्य जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन होता चला गया, उसके साथ साथ में प्रांतीय शक्तियां जो है वो अपनी स्थिति को मजबूत बनाने लगी और इन्हीं मजबूत स्थितियों में मजबूत राज्य के रूप में उभर कर जो एक राज्य आया वह था बंगाल। बंगाल में हम बात कर चुके हैं मुर्शीद कुली खां के बारे में, जिसने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में जो है अपने आप को स्थापित किया। और उस तत्पश्चात अली वर्दी खां के बारे में हम बात करते हैं कि 1740 में अली वर्दी खां गद्दी पर बैठा। वह 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल का नवाब रहा और उसके पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला अली वर्दी खां की छोटी पुत्री का पुत्र था। उसकी जो बड़ी पुत्री थी जिसका नाम घसीटी बेगम था, यानी सिराजुद्दौला की मौसी, उसका पुत्र शौकत जंग गद्दी पर बैठना चाहता था। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने यहाँ शौकत जंग का समर्थन किया और यहीं से बंगाल की राजनीति में अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है वह प्रारंभ होता है। यहाँ पर हम पूर्व में बंगाल के अतिरिक्त जो कर्नाटक युद्धों के आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की बात कर रहे थे, उसमें भी हमने बात की कि किस प्रकार से यूरोपियंस जो है उन्होंने भारत की राजनीति में दखल देना शुरू किया। यहाँ की राजनीतिक स्थिति के खोखलेपन को देखते हुए उन्हें बहुत स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा था यहाँ की राजनीति में दखल देने का। और ऐसे में पहले अन्य यूरोपियन शक्तियाँ भी भारत की इस राजनीति के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करती रही, लेकिन क्योंकि अब तक अंग्रेज़ सर्वे सर्वा हो चुके थे, ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज़ों ने बंगाल को सबसे पहले चुना, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही समृद्ध, उपजाऊ और धनाढ्य प्रांत था। बहुत अधिक यहाँ पर धन और प्रचुरता में धन की पॉसिबिलिटी थी। ऐसे में अंग्रेज़ों ने बंगाल को अपने अधीन करने का प्रयास सर्वप्रथम किया। इसके अतिरिक्त हमने बात की कि सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ गद्दी पर नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति गद्दी पर बैठे जो उनके कहे अनुसार चले, जबकि सिराजुद्दौला को उसके नाना ने जब अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तभी अंग्रेज़ों से सचेत रहने की सलाह दे दी थी। उसने यूरोपियंस को मधुमक्खियों की संज्ञा दी और कहा कि वह मधुमक्खियों से पूरी तरीके से सचेत रहे। ऐसे में सिराजुद्दौला सचेत रहा। अंग्रेज़ों ने और बंगाल के अन्य अधिकारियों में, जिसमें दीवान राय वल्लभ, धनी बैंकर जगत सेठ और भी अन्य प्रमुख जो व्यक्ति थे, उन लोगों ने शौकत जंग की तरफ वे थे, लेकिन अंततः सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठने में सफल रहा। वह गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसकी राह इतनी अधिक आसान नहीं थी और शीघ्र ही संघर्ष की स्थितियां जो है वह पैदा हो गई। और इसके अंदर हमने कुछ घटनाओं का जिक्र किया। कासिम बाजार पर आक्रमण, काल कोठरी की घटना, और इसके पश्चात जो है अंग्रेज़ों और उनके बीच में सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि हुई, जिसे हम अली नगर की संधि के नाम से जानते हैं। इस अली नगर की संधि में जो है अंग्रेज़ों ने उनसे जो भी रियायतें मुग़ल सम्राट से प्राप्त कर रखी थी वो सिराजुद्दौला से फिर से प्राप्त कर ली, और सिक्के ढालने के लिए और कुछ चीज़ें जो अंग्रेज़ चाहते थे नवाब से, वो मांगने का प्रयास किया। और इसी बीच इस समय तक चंद्रनगर जो कि फ्रांसीसियों की बस्ती थी, उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और धीरे धीरे अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत होने लगी। इधर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र की, क्योंकि सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से पूरी तरीके से सचेत था और वे किसी ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना चाहते थे जो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे। ऐसे में उन्होंने उसके सेनापति मीर जाफ़र के साथ में गुप्त संधि कर ली और गुप्त संधि करके कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ, जगत सेठ और अन्य लोगों को अपनी तरफ मिलाया, और इस प्रकार से मीर जाफ़र जो है उसको गद्दी के बदले अंग्रेज़ों को कलकत्ता, ढाका, कासिम बाजार की किलेबंदी की अनुमति और साथ ही कंपनी को 1 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव भी रखा। तो इस प्रकार से अंग्रेज जो है वो बंगाल में अपने अनुसार व्यवस्था बंगाल की चाहते थे, और शीघ्र ही दोनों के बीच में, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष की स्थितियां पैदा हो गई। और इन दोनों शक्तियों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं।
अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला से लड़ने का, युद्ध करने का बहाना चाहिए था। वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया जाए। ऐसे में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक पत्र लिखकर उस पर अलीनगर की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह सेना लेकर नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर रवाना हो गया। जैसे ही नवाब को यह समाचार मिला, नवाब भी अपनी सेनाएं लेकर जो है वहाँ से निकल पड़ा अपनी राजधानी से, और दोनों की सेनाओं के बीच में प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ये जो प्लासी का युद्ध है, इसके जो कारण है वो विशेष रूप से अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी भावना, क्योंकि अंग्रेज बंगाल पर अपना राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक प्रभुत्व चाहते थे, एकाधिकार चाहते थे, इसलिए वो सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। साथ ही साथ चंद्रनगर पर अंग्रेज़ों के अधिकार के बाद उन्होंने नवाब पर संधि की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन अंग्रेज़ भी उसका पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे में युद्ध की स्थितियां जो थी वो हमें दिखाई देती है। साथ ही नवाब के जो अधिकारी जिनकी हम बात कर चुके हैं, उनको उनके सहयोग से, पहले हम शौकत जंग, घसीटी बेगम, इनकी बात करते हैं कि अंग्रेज़ों ने उनका समर्थन किया, और अब अन्य लोगों के समर्थन से वो सिराजुद्दौला की गद्दी से हटाना चाहते थे। ऐसे में दोनों शक्तियों में संघर्ष की स्थितियां पैदा हो गई। अगला कारण है नवाब के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं करना। जब कोई भी शासक गद्दी पर बैठता है, नवाब बनता है या शासक बनता है, तो उसके गद्दी पर बैठने के साथ में उसके राज्य में जो भी अन्य देश के, अन्य राज्यों के पदाधिकारी, व्यापारी या जो भी कोई अन्य शक्तियाँ होती है, वे उस नवाब के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करते हैं। उसके समक्ष उपस्थित होकर उपहार या नजराना भेंट करके उसके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने नवाब के प्रति, सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उसके प्रति किसी भी प्रकार का सम्मान प्रदर्शित नहीं किया, जिससे नवाब को लगा कि वे उसकी नवाबी को अस्वीकार कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त नवाब की सेना का खोखलापन। नवाब की सेना के बारे में क्लाइव कहता है, न केवल नवाब सिराजुद्दौला की सेना, बल्कि भारतीय सेना के बारे में क्लाइव का मानना है कि भारतीय सेना एक भीड़ से अधिक कुछ भी नहीं है जो एक गोली की आवाज़ से भाग खड़ी होती है। मतलब उनका मानना था कि यूरोपियंस का मानना था कि भारतीय सेना जो है वो संख्या में अधिक होने के बावजूद भी अंदर से खोखली है, क्योंकि उसके अंदर विश्वासघाती बहुत सारे हैं, और उनके विश्वासघात के कारण सेना जो है या जो शासक है वो अपने युद्ध को नहीं जीत सकता। और इस खोखलेपन को वे अच्छे से समझ चुके थे, और विशेष रूप से यहाँ और पूरी जो हमारा ये वाला पेपर है, इसके अंदर हम अंग्रेज़ों की जब नीतियों की चर्चा करेंगे तो अंग्रेज़ों की नीतियों को हम एक अगर वाक्य में अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो और शासन करो की नीति। और वो नीति यहाँ से शुरू होती है, और पूरे भारत में जैसे जैसे उन्होंने जिन जिन राज्यों को जीता, वहाँ पर इस प्रकार की नीतियाँ जो है अंग्रेज़ अपनाते गए। नवाब जो है वो उसकी फ्रांसीसियों के प्रति वफादारी और सहानुभूति हमें दिखाई देती है, और ऐसे में जब वो उनके प्रति ज़्यादा, और फ्रांसीसी भी अंग्रेज़ों के बजाय फ्रांसीसी ज़्यादा विनम्र और वो स्वभाव के थे, तो ऐसे में फ्रांसीसियों के प्रति उसकी अधिक सहानुभूति होने के कारण अंग्रेज़ नवाब के विरोधी थे। अंग्रेज़ों को जो व्यापारिक सुविधाएं दी गई थी उसका वे दुरुपयोग करने लगे थे। इस कारण से दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष की स्थितियां जो है पैदा होती है। इधर जो अलीनगर की संधि है उसके उल्लंघन का आरोप लगाते हुए क्लाइव जो है अपने 3000 सैनिकों को लेकर मुर्शिदाबाद की ओर रवाना हुआ, और जैसे ही नवाब को पता चलता है तो वह अपने 50,000 सैनिकों के साथ में रवाना होता है। यहाँ पर हमने दोनों की संख्या जो बताई जाती है कि क्लाइव या अंग्रेज़ों के पास में 3000 ही सैनिक थे, जबकि नवाब की सेना में 50,000। इसके बावजूद सेना जो है सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है। उसका कारण उस सेना का, जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं, खोखलापन। अंदर के लोग जो बंगाल के लोग थे, जो सिराजुद्दौला के लोग थे, जिनको सिराजुद्दौला का समर्थन करना था, वे लोग अपने निजी निहित स्वार्थों के चलते अंग्रेज़ों की तरफ हो गए, और ऐसे में जो है उसकी हार जो है वो स्वाभाविक हो गई। 23 जून 1757 को प्रातः 9 बजे ब्रिटिश सेना ने नवाब की सेना के ऊपर आक्रमण किया, धावा बोला,
और जैसे ही युद्ध शुरू होता है, मीर जाफ़र चूँकि सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था, प्रमुख सेनापति था, और सिराजुद्दौला को इस बात का एहसास नहीं था कि मीर जाफ़र जो है वह उनकी ओर मिल गया है। मीर जाफ़र ने युद्ध में साथ नहीं दिया सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला ने अपने सर से पगड़ी उतारकर मीर जाफ़र से इस प्रार्थना की कि वह सेना का नेतृत्व करे या उसका सपोर्ट करे, लेकिन वह पहले से अंग्रेज़ों के हाथों बिक चुका था। और साथ ही साथ में कोषाध्यक्ष और दूसरे लोगों ने भी उसका सिराजुद्दौला को धोखा दिया, और यह झूठा समाचार सेना के अंदर फैला दिया गया कि अंग्रेज़ जीत रहे हैं। ऐसे में नवाब के सिपाही भाग रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे जो सिराजुद्दौला है उसकी सेना के हौसले पस्त हो गए, और जो लोग उसके साथ में थे, समर्थक थे, वे भी जो है वो अच्छी ढंग से युद्ध नहीं कर पाए। सिराजुद्दौला भी घबरा कर भाग गया, अपनी जान बचाकर वो भाग निकला, और लगभग 2 बजे के आसपास यह युद्ध समाप्त हो गया। इतना अगर हम बात करें कि प्रातः 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये युद्ध हुआ और युद्ध खत्म हो गया। सिराजुद्दौला यहाँ से निकल कर भाग गया, और एक तरीके से सिराजुद्दौला की हार हुई, और अंग्रेज़ जैसा चाहते थे वैसा हुआ। अंग्रेज़ प्लासी का युद्ध जीत गए। इसके जो कारण है, पराजय के कारण, तो हम जानते हैं कि नवाब का चरित्र, नवाब ने कुछ ऐसा अभी अपनी स्थिति को मजबूत ही नहीं बना पाया था। कुछ सेना का पूरी तरीके से वो नेतृत्व उसके हाथ में होने के बावजूद भी अपने सैनिकों को, अपने सेना नायक को, अपने सेनापति को पूर्ण रूप से अपने विश्वास में नहीं ले सका था, और उसी के लोगों के द्वारा उसका विश्वासघात किए जाना, सेना में उत्साह की कमी, और ये सब चीज़ें जो है युद्ध में उसके पराजय का कारण बनी। और साथ ही साथ जो रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेज़ों का गवर्नर था, उसकी कूटनीति, वो बहुत कूटनीतिज्ञ था, और उसकी कूटनीति से जो है अंग्रेज़ जीत गए, और सिराजुद्दौला अपने इस युद्ध को हार गया। यहाँ पर जो है प्लासी का युद्ध, हम भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं, अंग्रेज़ों की इतिहास की बात करते हैं, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की बात करते हैं, तो भारत में पहली विजय अंग्रेज़ों की प्लासी की विजय थी, और इस प्लासी की विजय से अंग्रेज़ों का मार्ग प्रशस्त हुआ भारत में अन्य राज्यों की विजय के लिए। प्लासी के युद्ध से ही उनमें हौसला आया, उनके अंदर और अधिक साहस आया, और उन्हें भारत की राजनीति का, भारत के राज्यों की आंतरिक स्थिति का खोखलापन जो है वो अच्छे से दिखाई देने लगा। और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज जो है वो सर्वे सर्वा बंगाल की राजनीति में हावी हो गए। ऐसे में बी कुलकर्णी जो है वो कहते हैं कि इस स्थिति से कंपनी के शासन का प्रादुर्भाव माना जा सकता है, और यहीं से भारत में कंपनी के शासन की अवधि की गणना की जाती है। यानी 1757 वो तिथि है, प्लासी का युद्ध वो युद्ध है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना की नींव पड़ती है। ऐसे ही वॉटसन कहते हैं कि प्लासी का युद्ध केवल कंपनी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं रहा, वरन ब्रिटिश जाति के लिए भी वरदान सिद्ध हुआ। और जदुनाथ सरकार जो है, उनका मानना है कि यह जो युद्ध है, यहाँ से 23 जून 1757 को भारत में मुग़ल काल का अवसान और आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की स्थिति अलग है। मुग़ल साम्राज्य में अभी भी मुग़ल साम्राज्य जो नाम मात्र का मुग़ल साम्राज्य चल रहा है, लेकिन बंगाल, क्योंकि मुग़लों की स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, तो ऐसे में बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता की स्थापना की, और अंग्रेज़ों ने अब बंगाल को जीता, लेकिन मुग़ल साम्राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सका। और ऐसे में जो जदुनाथ सरकार है वो कहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का अवसान भी इसके युद्ध के साथ में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये कहा गया कि प्लासी के युद्ध से वह लूट प्रारंभ हुई जिसने भारत के सबसे धनी प्रदेश को निर्धन बना दिया। इस युद्ध के बाद, जैसा कि पहले से तय था, मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया गया। मीर जाफ़र एक अयोग्य, अदूरदर्शी और कमज़ोर शासक था, और वह नाम मात्र का नवाब था, और वह कठपुतली नवाब के रूप में जाना जाता है। 1760 में उसको हटाकर, 3 वर्ष के बाद में उसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। यहाँ हम देखते हैं कि आगे चलकर अगले अध्याय में जब हम बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे कि मीर जाफ़र किस प्रकार से अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बना रहा, और मीर जाफ़र को
अंग्रेज़ों ने एक सोने की बोरी कहा कि एक सोने की बोरी है और इस बोरी से जितना धन चाहो उतना धन ले सकते हैं। और इस प्रकार से मीर जाफ़र को यूज करके, मीर जाफ़र का वो करके उन्होंने अपने सभी धन की जो इच्छा थी, जो बंगाल धनाढ़ प्रांत था उसके राजकोष को उन्होंने रिक्त कर दिया और धीरे धीरे संपूर्ण बंगाल पर उन्होंने अपना अधिकार कायम कर लिया। इसके पश्चात अगले अध्याय में हम बात करेंगे नेक्स्ट युद्ध की, बक्सर के युद्ध की। धन्यवाद।